गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है मई 6, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जब हम एडिटोरियल पेज का डिस्कशन करेंगे ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देंगे, ओरली देंगे, ठीक है। मौखिक रूप से रहेगा और आपका जो है वहाँ पे आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा और वो अपने आंसर को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। उसको हम देख लेंगे और कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज लिखने का और फ्लो चार्ट का यूज कीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पर आप लोग अपना नॉलेज को इन्हांस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बस यही मोटिव है हमारा, ठीक है। और जो लोग हमारे जो प्रयास पे, जो हमारे एफर्ट पे, जो लोग जो हमें फीडबैक दिए हैं, उनका नाम आप देख सकते हैं। आशुतोष जी, रणधीर जी, अंजलि जी, नेहा जी, जितेंद्र जी, बहुत लोग हैं यहाँ पे, दुबे जी, अब मैं नाम भी भूल जा रहा हूँ सबका, ठीक है। तो जिनका भी काजल काजल जी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद रहेगा यहाँ पे कि जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं और हमें जो है बेहतर करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ओके, चलिए आइए सीधा आते पॉइंट पे हम लोग। यहाँ पे जो है आपको पता ही है, पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे भारत पे हमला किया है, आतंकी हमला किया यहाँ पे। और हमेशा की तरह पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है, जबकि हाथ उसी का रहता है। भारत ने भी कई बार सबूत पेश किए हैं, ठीक है, लेकिन वो मानता नहीं है। और यहाँ पे रशिया ने भी कहा कि हम आतंकवाद के साथ, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत प्रयास करेगा हम उसके साथ खड़ा रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपने रशिया का जो भारत और रशिया जो रिलेशन है ना, ये एक पुराना रिलेशन है, एक टेस्टेड पार्टनरशिप है, बहुत पुराना पार्टनरशिप है, आपको पता ही होगा इतिहास। तो याद रखिएगा इस बार जो है ना, वार्षिक जो भारत रूस का जो सम्मेलन होगा वो इस बार भारत में होगा। पहला फैक्ट याद रखिएगा, हमेशा हर साल जो है ना भारत और रशिया के बीच में एक सम्मेलन होता है। तो कभी भारत में होता है, फिर नेक्स्ट रशिया में होगा, फिर भारत में, फिर रशिया में, ऐसे चलता है। तो इस बार 2025 का कहाँ होगा? भारत में होगा। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। पहला ये संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का जो प्रमुख है ना, उनका नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुतरेस। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी गूगली में, ठीक है। इस बार बीपीएससी का जो क्वेश्चन है ना, बहुत लोग उस पर आरोप लगाए थे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग इस बार अलर्ट रहिएगा, 71 का जो बीपीएससी होगा ना, काफी टफ देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि बीपीएससी जो है ना, कभी कभी गूगली खेलता है और कभी कभी बाउंसर खेलता है। मेंस में आपको बाउंसर दे दिया है इस बार जो भी मेंस दिए होंगे ना, उनको बाउंसर क्वेश्चन लगा है, और जो भी प्रीलिम्स दिए होंगे उनको गूगली लगा था, ठीक है। चलिए, ये हो गया, दो फैक्टर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, भारत ने सॉफ्ट पावर का यूज किया है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा पाकिस्तान पे, उसको पता है कि डायरेक्ट हमला करेंगे 1500 लोग मर जाएंगे, लेकिन वो बाज नहीं आएगा पाकिस्तान, इसको जो है ना आर्थिक रूप से मारेंगे इसको, ठीक है। तो भारत ने क्या किया, पहले तो उसका पानी वाला जो समझौता था, सिंधु वाला, उसको बंद करवा दिया, सस्पेंड कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पानी का लेयर कम गया है, ये देख पा रहे हैं। ये बगलिहार और सलाला बांध याद रखिएगा किस नदी पे बना हुआ है। पहला फैक्ट यही पूछेगा आपसे, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बगलिहार सलाल जो बांध है वो आपको चेनाब नदी पर देखने को मिलेगा। चेनाब नदी जो किससे सहायक नदी है? सिंधु का सहायक नदी है, ठीक है। पांच है, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, रवि, ब्यास, सतलज नदी, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए आप लोग देख लीजिएगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन बार बार इसको पूछा है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, जापान ने भी भारत का साथ दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ना, जापान जो है भारत का हमेशा समर्थन किया है और हमेशा करेगा। क्योंकि आतंकवाद जो है ना, एक भारत का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भारत का मतलब एक देश का प्रॉब्लम नहीं है, इससे पूरा विश्व जो है ना भुगत रहा है, ठीक है। आतंकवादी हमला आप बांग्लादेश में देख लो, हो रहा है, वहां पे भी हुआ, भारत में, श्रीलंका में, अमेरिका में, ठीक है। सब जगह आपको यहाँ पे आतंकवादी हमला देखने को मिलेगा। इसराइल में हुआ आतंकवादी आतंकवादी हमला। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या खास बात है? तो यहाँ के जो प्रमुख है ना, रक्षा मंत्री जापान के नाम याद रखिएगा, जनरल नकातानी। क्योंकि अभी आप कुछ देश करीब से करीब 10 देशों का जो है ना, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खास करके वो जो न्यूज में आ गया, जैसे जापान को लेकर, रशिया को लेकर, अमेरिका को लेकर, जनरल नाकातानी। ओके, चलिए। और यहाँ पे जो है ना, भारत और जापान के बीच में जो रक्षा समझौते हैं, जो बायलेटरल रिलेशन है ना, उसको मजबूत करने की बात की गई है। क्योंकि जिस तरह का माहौल जो है पूरा विश्व में बन रहा है, उसमें जो है ना द्विपक्षीय समझौते काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीबीआई को लेकर। देखिए, सीबीआई के जो निदेशक है ना, उसकी नियुक्ति को लेकर सबसे पहले प्रोसेस जान लीजिए। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि सीबीआई के निदेशक का नियुक्ति क्या राष्ट्रपति करते हैं? पहला ऑप्शन यही रहेगा, बिल्कुल नहीं, इसको करते हैं केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार कैसे कर देगा? एक कमिटी बनता है, सिलेक्शन कमिटी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, मैंने यहाँ पे टिक किया था,
हाँ, एक जो है ना 3 सदस्यीय नियुक्ति समिति बनता है और वो 3 मेंबर कौन कौन सा होता है? तो एक पीएम रहेंगे, लोकसभा के अपोजिशन लीडर रहेंगे और प्रधान न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये तीनों मेंबर का बन के एक कमिटी बनता है और जिस नाम को सिफारिश करेंगे उसको केंद्र सरकार क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। सीबीआई को पावर कहां से मिलता है? संविधान से? बिल्कुल नहीं। इसको दिल्ली स्पेशल एक्ट करके 1946 में एक कानून बना है, ठीक है, उसी के तहत जो है ना सीबीआई को पावर मिलता है। ईडी और सीबीआई में क्या फर्क है? ईडी जो है ना सिर्फ वित्तीय मामले को देख रेख करती है, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल मैटर होती है ना उसको लेकर यहाँ पे जांच पड़ताल करती है, लेकिन सीबीआई क्या करती है? फाइनेंशियल के साथ साथ क्रिमिनल केसेस भी देखती है। याद रखेंगे आप, ये फैक्ट को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं यहाँ पे महिला आयोग को लेकर। आपको पता है ना हमारे देश में जो 140 करोड़ के लगभग आबादी है उसमें 50% किसका है? आधी आबादी किसको बोलते हैं? महिलाओं को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी नेशनल वीमेन कमीशन है ना, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला और महिलाओं के प्रति जो हिंसा है ना काफी बढ़ रहा है। अब घरेलू हिंसा के बारे में देख लो, घर के बाहर हिंसा में देख लो, वहां पे महिलाओं के साथ जो है ना यहाँ पे अपराध की जो दर है ना बढ़ गया है। सबसे ज्यादा अपराध कहाँ पे होता है महिलाओं का? महिलाओं को लेकर यूपी में। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, मेंस में आपको ना पॉइंट डालने के लिए काम आएगा आपको। जब महिलाओं के बारे में क्वेश्चन अगर आता है या ऐसे पेपर आता है ना तो यही सब फैक्ट को आपको डालना होता है यहाँ पे। ये हो गया। नेशनल वीमेन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि इसको एक्ट के माध्यम से 1992 में बना था। सबसे पहला जो बनी थी ना महिला जो मतलब अध्यक्ष थे ना उनका नाम याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी यूपीपीएससी जो है ना पहला जो बनता है ना उसको लेकर पूछ लेता है। ये हो गया। वर्तमान में कौन है? विजय राहटे। देखिए मैंने यहाँ टिक किया था विजय राहटे। अभी हाल ही में शायद एसएससी वगैरह एग्जाम हुआ था, वनडे एग्जाम जो होते रहता है उसमें इस तरह के फैक्ट पूछ लिए गए। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वक्फ बोर्ड को लेकर। देखिए जो अभी पता ना वक्फ बोर्ड को लेकर जो यहाँ पे कांग्रेस यहाँ पे जो विपक्ष की पार्टी है विरोध कर रही है, तो इन्होंने कहा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए ना कि एग्जाम में जब मेंस में आप बैठिएगा ना तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, उसमें क्या एग्जामिनर चाहता है आपसे, ये चीज को पता करने के लिए ना आपको ये यहाँ पे ये आर्टिकल काफी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा वक्फ बोर्ड क्यों लाया जा रहा है? इसके पक्ष में यही बात किया जा रहा है कि यहाँ पे पारदर्शिता बढ़ेगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो पिछड़े वर्ग के हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है, जैसे मान लीजिए वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे भूमि दान दिया जाता है, ठीक है, और भूमि का जो दान दिया जाता है ना उस भूमि को जो है ना वेलफेयर के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो है यहाँ पे क्या करने के लिए डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। स्कूल वगैरह यहाँ पे खोला वोला जाए, ठीक है, लेकिन इस तरह का यहाँ पे देखा नहीं गया है। दान तो दे रहे हैं लेकिन इसका यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि कुछ वर्ग के लोग जो ना इस पे जो है अपना दबदबा बना के रख लिए हैं। तो जो पर्पस था यहाँ पे कि जो दान देंगे और उस दान का जो है वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मतलब इस तरह के उद्देश्य को पूर्ति नहीं हो पा रहा था। और जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में समावेशी कैसे विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को लेकर यहाँ पे संशोधन किया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर। ये तो हो गया। साथ में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे, प्रगतिशील कानून। प्रगतिशील कानून मतलब क्या होता है? वो कानून जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में या वर्तमान जो सिनारियो है भारत का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके लिहाज से कानून होना चाहिए ना। जैसे अभी आपने देखा जो केंद्र सरकार ने 370 आर्टिकल को हटा दिया क्योंकि ये प्रासंगिक नहीं था, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं था, क्योंकि ये यूनिटी को यहाँ पे क्या कर रहा था? उल्लंघन कर रहा था। हमारी जो विविधता है, जो एकता है, उसको खंडन कर रहा था आर्टिकल 370। वहां पे अलगाववाद बढ़ रहा था, आतंकवादी घटना बढ़ रहा था। अभी आपने एग्जाम्पल भी देखा जम्मू कश्मीर में। ये हो गया। साथ में आपने देखा ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक भी जो ना इसलिए हटाया गया कि जो महिलाएं हैं, हमारे देश में महिलाओं को नारी माना जाता है, पूजा किया जाता है, ठीक है, और ऐसे में अगर एक नारी के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है, ठीक है, तो कैसे इसको सहन किया जाएगा? इसलिए ट्रिपल तलाक यहाँ पर हटा दिया गया था क्योंकि इससे महिलाएं ज्यादा क्या हो रही थी? पीड़ित हो रही थी। फोन पे ही ट्रिपल तलाक दे दिया जा रहा था और साथ में कंपनसेशन वगैरह भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो ये सही नहीं ना है। साहबानो केस भी याद रखिएगा 1985 वाला। दो हो गया। थर्ड यहाँ पर देखा जाए जीएसटी को लेकर। जीएसटी में जो है ना राज्यों का प्रतिनिधि जो है यहाँ पे ज्यादा रखा गया है, उनका वोटिंग पावर बढ़ाया गया, 2/3 दिया गया राज्यों को, ताकि जो जीएसटी है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। फिर महिलाओं का रिजर्वेशन 33%, इसमें वो महिलाएं भी आएगी जो मुस्लिम महिलाएं, तो सभी महिलाओं के लिए यहाँ पे 30% रिजर्वेशन लागू किया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रगतिशील कानून, ध्यान रखिएगा।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रगतिशील कानून से आप क्या समझते हैं, और हाल में जो घटनाओं को या सरकार ने प्रगतिशील कानून के तहत कौन कौन से कदम उठाए, तो आपको यही सब चीज के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, क्योंकि मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ही आंसर तैयार करना पड़ता है। इसका जितना ज्यादा एग्जाम्पल 71 माफ कीजिएगा 70 बीपीएससी मेंस में आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर देखा होगा, कितना जो है उसको एनालिटिकल बना दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, हाँ, अभी जो हमारे नए कानून सुधार हुए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, ठीक है, न्याय संहिता हो गया, तो ये जो तीनों कानून आया ना, इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे जो पुलिस विभाग है उनकी कार्यकुशलता में इजाफा होगा। पुलिसों की जो है जिम्मेवारियां बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि इनको ना एक टाइम बॉन्ड के अंतर्गत चार्जशीट को फाइल करना होता है। तो इससे क्या होगा, जो पुलिसिंग का जो बिहेवियर है, जो आम जनता के प्रति जो रोष है पुलिसों में, उसमें कमी आएगा, एक अच्छा तालमेल बैठ पाएगा, और जो शासन है वो जनता तक पहुंच पाएगी। तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में ऊपर यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे बात किया गया है एडिटोरियल पेज में कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रहा है उसमें इजाफा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो जो भी कानून या बनाया गया है ना, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कानून है ना उसके प्रति जागरूक ही नहीं है। महिलाओं को भी अपने अधिकार के बारे में जागरूक नहीं है, और जिनको जागरूक है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो कानून को सही तरीके से लागू करना चाहिए, यहाँ पे इस आर्टिकल में बात किया गया। अब देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रहा, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मारपीट, धमकी वगैरह, आपने काफी देखा होगा। ठीक है, तो जो भी महिलाओं को लेकर जो कानून बने ना, उसको अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए ना, तो जो दर है ना, महिलाओं के प्रति जो अपराध का जो दर है ना, उसमें कमी आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनमें तो ये मानसिकता है कि महिलाओं को लेकर जो है महिलाओं को लेकर जो उनकी नकारात्मक देखने को मिलता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उनमें भी ये चीज देखने को मिलता है। तो सही नहीं है। इसका सही चीज क्या है, जो कानून बने उसको सही तरीके से लागू कीजिए, उसको अवेयर कैंपेन के माध्यम से अवेयर करवाइए वहां पे। ठीक है, और बस यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। कभी भी महिला से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है ना, तो ये सब आर्टिकल काफी हेल्प करेगा आपको। ये है एडिटोरियल का मेन पेज। ठीक है, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आपको एक दे देते हैं कि सूदखोरी क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण है कि लोग सूदखोरी को बढ़ावा दिया जाता है। थर्ड क्या है, इसका भारतीय समाज पे या आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। सूदखोरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बता दें। यहाँ पे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बीमार पड़ जाता है या खेती के लिए तत्कालिक जो ऋण होता है ना, जो पैसा चाहिए ना, तो ये सूदखोरी लोग ही देते हैं। सूदखोर मतलब इंटरेस्ट पे जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव के दूर दराज इलाकों में आपको लोन वगैरह यही देते हैं अधिक रेट पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहां पे जो सरकार की योजना है ना वो पहुंच नहीं पा रही है। लोगों के पास लिटरेसी है ही नहीं है। जो फॉर्मली जो हर्डल है, जो कागजी जो कार्रवाई है ना, उसके कारण भी यहाँ पे ये चीज को बढ़ावा मिलता है, सूदखोरी को। इसके पीछे यही कारण है। ओके, और यहाँ पे जो है ना, अब बिना लिखा पढ़ी के ही यहाँ पे लोन दे दिया जाता है जो जरूरत होते हैं, और उसके एवज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वसूला जाता है। वो लोग भी मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी है ही नहीं कि वो लोग वहाँ पे कम रेट में वहाँ पे लोन वगैरह मिल पाएगा। वो लोग उतना जानकार भी नहीं है कि सरकार जो योजनाएं बनाई है वहां तक पहुंच पाए। तो इन कारणों से सूदखोरी जो है बढ़ावा मिलता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो लोग लेते हैं ना लोन वगैरह ग्रामीण इलाकों में, वो मूलधन जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, उससे ज्यादा ही लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं। फिर भी इनका जो है ना कर्ज माफ नहीं हो पाता है। अंततः क्या होता है, मानसिक प्रेशर होता है, मतलब टॉर्चर होता है, आत्महत्या, ठीक है, पारिवारिक जो यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है, ये सब चीज देखने को मिलता है। सरकार ने क्या किया, इसको लेकर जो ना एक कोई पुख्ता कानून नहीं बना अभी तक, तो कानून का अभाव यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, ये हो गया। और सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो स्टैंड अप योजना हो गया, यहाँ पे मुद्रा योजना हो गया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से इन इन चीजों को कम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बिहार वाले एग्जाम के लिए और यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ये बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, बीपीएससी में या बिहार वाले एग्जाम में पूछेगा कि बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं,
तो समस्तीपुर, यहाँ पर देखिए बहुत लोग जो है ना इस फैक्ट को याद नहीं रख पाएंगे, समस्तीपुर, ठीक है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काफी चर्चा में इसलिए ना, काफी कम उम्र के जो ये प्लेयर है और आईपीएल में किस टीम से खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल से खेल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनका परफॉर्मेंस को लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी इनका जो है ना काफी सराहना किया है, याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, कनाडा में इलेक्शन हुआ, वहां की लिबरल पार्टी की जो है ना सरकार बनी है और वहां के प्रधानमंत्री कौन बने, मार्क कानी। ये पार्टी इसलिए न्यूज में आ गई है, काफी चर्चा में है, क्योंकि इससे भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव, जो कड़वाहट देखने को मिला था 2023 में, वो फिर से इस रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, वो भारत और भारत के एजेंसी पे आरोप लगाए कि जो एक निज्जर है, खालिस्तानी सपोर्टर है, उसकी हत्या में भारत और भारत की एजेंसी इन्वॉल्व है। भारत ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है तो आप हमें प्रूफ दीजिए, फिर हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप निराधार बातें ना करें, क्योंकि इससे जो है ना रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिलेगा। और काफी तनावपूर्ण भी रहा था, आपने देखा था किस तरह एक दूसरे के जो वहां पे डिप्लोमेट थे उनको निष्कासित किया गया था, ठीक है, अल्टीमेटम दिया गया था कि आप यहां से छोड़े यहां से और अपने देश वापस जाए। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा, मार्क कॉनी काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके आने से जो है ना भारत और जो कनाडा का जो रिश्ता है काफी जो है सुधार देखने को मिल सकता है। इनके सामने क्या क्या चैलेंज है, तो महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी है, ठीक है, आवास को लेकर संकट है, फिर यहाँ पे अमेरिका के बीच में भी तनाव देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो चैलेंजेस है इनको विरासत में मिला है और इनका ये सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, चलिए देखिए, अभी रसिया यूक्रेन काफी विवाद में चल रहा है, आपने देखा ही था, युद्ध में है। मेन रीजन यही है ना कि अगर ये जिस दिन बोल देंगे कि हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, कौन, जेलेंस्की, कौन है ये, यूक्रेन के राष्ट्रपति है ना ये, कि हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे ना, उस दिन ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन ये जो है ना यूरोपियन जो यूनियन है और वेस्टर्न कंट्री के प्रभाव में आकर बोल रहे कि नहीं हम नाटो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, और ये भी आपको पता ही है ये ऐसा होने देंगे नहीं, और युद्ध ये लंबा चलेगा। खैर, अभी याद रखिएगा, अमेरिका और यूक्रेन ने एक समझौता किया है प्राकृतिक संसाधन को लेकर, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि उसकी प्राकृतिक जो संसाधन, नेचुरल रिसोर्स है ना, उस पर अमेरिका का कब्जा हो जाए, उसको नियंत्रित करे। तो हालांकि अमेरिका जो यहाँ पे ये करने में सफल हो गया है और ये समझौता हो गया है, और ये युद्ध जो है ना लंबा चलेगा भी। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए इनको जो अमेरिका ने $350 बिलियन दिया था, ठीक है, जब ये समझौता नहीं कर रहे थे ना, तो बोल रहे थे मेरा पैसा दो वापस। ये कहां से देंगे? ये तो सारी युद्ध में पैसा खर्च कर दिए, अमेरिका यही चाहता था। ओके, चलिए, और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे निशिकांत दुबे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, निशिकांत दुबे जो है ना सांसद हैं, ठीक है, ये झारखंड के सांसद हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने जो है टिप्पणी किया है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना किया है, ठीक है, कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का आदेश को। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अवमानना को लेकर जो है कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और संसद तीनों को है या किसी एक को है? तो आपको बता दें यहाँ पे तीनों को दिया गया है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी ने इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया है। और आर्टिकल 129 याद रखिएगा, आर्टिकल 129 जो संविधान है ना में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब क्या होता है, इनके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वो जो निचली अदालत होती है, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट हो, तो वहां पे इसके जो है ना आधार मान के डिसीजन दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 129। अब आते हैं यहाँ पे, आपने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सुना होगा और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये वही 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो फंडामेंटल राइट हमारा पहले कितना हुआ करता था, 7 हुआ करता था, उसको घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। तो जो संपत्ति का जो अधिकार था ना, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ना इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। फर्क समझ लीजिए, फंडामेंटल राइट क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना किसी संकोच के। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरा वायलेशन होता है ना, तो सबसे पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, उसके बाद ही हम अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही फर्क होता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जल बंटवारे को लेकर। आपको पता है ना, पंजाब हरियाणा के बीच में विवाद चल रहा है। भाखड़ जो है ना, जो बांध है उसको याद रखिएगा। बोलेगा कि भाखड़ जो बांध है ना, उसको लेकर विवाद चल रहा है किन किन राज्यों में, तो पंजाब हरियाणा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बढ़ा है, भारत ने सभी व्यापार पाकिस्तान से बंद कर दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान की आलोचना करवा रहा भारत। भारत को जो भी असिस्टेंट आईएमएफ से मिलने वाला है, उसको भी लेकर रिव्यू यहाँ पे डाल दिया गया है कि इसको सहायता ना दिया जाए, क्योंकि ये जो फंड लेता है ना, उसको आतंकवाद घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए करता है। ठीक है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे रिव्यू देखने को अभी मिलेगा यहाँ पे। ये हो गया। और इसका फर्क क्या होगा, भारत को बहुत कम असर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे व्यापार जो प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, उसकी संकुचन देखने को मिलेगा, घटता हुआ देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो रक्षा सचिव है, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने प्रधानमंत्री को जो है ना बताया है कि भारत तैयार है पूरी तरह से। ठीक है, भारत किस तरह जो है यहाँ पे इन तमाम चीजों से निपटेगा, वही पाकिस्तान को लेकर। तो नाम याद रखिएगा, रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। पहले विनय क्वात्रा हुआ करता था ना, ये क्वेश्चन बीपीएससी में, ये बिहार की एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया था, याद रखिएगा। ये है यूएनओ के महासचिव, क्या नाम है इनका, एंटोनियो गुतरेस। इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है ना, कूटनीतिक तरीके से, संवाद के तरीके से, आपस में बातचीत के तरीके से यहाँ पे सॉल्व करें। भारत ने बहुत प्रयास किया है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का। भारत हमेशा लीड लिया है कि हमारा जो पड़ोसी है उसके साथ संबंध अच्छा हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ठीक है, तो भारत अपने रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है, भारत किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता है, याद रखेंगे। यहाँ पे यूएनएससी के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर का होता है, 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। अभी नॉन परमानेंट में पाकिस्तान भी मेंबर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है ना यूएनएससी का यूज कर रहा है, तभी तो ये बोल रहे हैं कि संवाद के माध्यम से यहाँ पे मैटर को सॉल्व किया जाना चाहिए। खैर, ये सब तो दबाव बनते रहेगा, लेकिन भारत अपना हित जो है ना जानता है। भारत एक सॉवरेन कंट्री है। और ये जो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, उनका नाम याद रखिएगा। कौन है, चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका। भारत इसी में रिफॉर्म चाहता है, क्योंकि भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 है, और भारत का प्रतिनिधि करने वाला भारत का मेंबर ही नहीं यहाँ पे। ये सही नहीं ना है। इसलिए भारत बोल रहा है कि जितनी भी जो मल्टीलेटरल जो संस्थाएं हैं ना, उसमें अब रिफॉर्म होना चाहिए। सब ये लोग 4 मेंबर इसमें से जो है ना एग्री करते हैं, लेकिन चाइना जो है ना इसमें वीटो लगा देता है। ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल इसमें संशोधन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी आपने देखा कि कनाडा में जो है ना हिंदू विरोधी जो है भाषण दिए जा रहे हैं। कहाँ पे, कनाडा में, खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा। तो इसी को लेकर यहाँ पे जो नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली ने जो है यहाँ पे आपत्ति जताया है, जो एम्बेसी है कनाडा की वहां पे, कि आप जो है ना इससे निपटे, क्योंकि वहां के जो वर्तमान अभी जो प्रधानमंत्री आए ना, वो इससे निपटेंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप। अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% शुल्क। अमेरिका क्या कर रहा है, जो भी बाहर की जो मूवी है, या अमेरिका के बाहर जो मूवी बना है, अगर वो अमेरिका में आता है तो उसमें 100% का शुल्क लगा दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रेड वार को लेकर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी बीपीएससी एग्जाम में भी तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि उनके आने से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे क्या फर्क पड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखोगे यहाँ पर ट्रेड वार को बढ़ावा मिला है। फिर जो संबंध है, बायलेटरल जो रिलेशन है अमेरिका का और अन्य देशों के साथ, वहां पे जो है यहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि अमेरिका का जो है ना जो पेरिस क्लाइमेट है उससे बाहर आना, डब्ल्यूएचओ से बाहर आना, ये क्या दिखाता है, अपनी जिम्मेवारियों को कम करना दिखाता है ना। तो ये सब चीज लिखना था आपको। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, पाकिस्तान बोल रहा है ना, पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है आसिफ, कि भारत जो है हम पे हमला कर सकता है, और पाकिस्तान इसके लिए तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। ठीक है, देखिए, भारत का जो परमाणु हथियार का जो पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज, और ये चीज पाकिस्तान जानता है कि हमने अगर परमाणु छोड़ दिया तो भारत तो हमको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, रुला रुला के मारेगा। तो इसलिए परमाणु का तो यहाँ पे विकल्प ही खत्म कर दीजिए।
पहला बात ये हो गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है ना अपनी अंदरूनी शक्ति से लड़ रहा है, और ऐसे में अभी भारत से पंगा लेने के लायक नहीं है वो। खैर, लेकिन वो पॉलिटिशियन है, इस तरह के वक्तव्य वो दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो है ना एक मसला देखने को मिल रहा है। क्या मसला है कि जो जेल में जो बुजुर्ग हैं, आज इनको वो रोग हो गया है जो कि ठीक होने में काफी समय लग रहा है, या जिसका निदान पाना काफी मुश्किल है, असाध्य रोग जिसको बोलते हैं। तो ऐसे कैदियों को जो है ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनके पास उतने साधन नहीं है या उतने कैपेबल नहीं होते कि सुप्रीम कोर्ट जाके वो अर्जी लगाए और उनको फिर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े। तो आपको बता दें, यहाँ पे नालसा एक संगठन है जो संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब इसको संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि इसको अधिनियम के द्वारा बनाया गया है नालसा। ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय, याद रखें। वैधानिक निकाय मतलब इसको संविधान के द्वारा नहीं बल्कि एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। 1987 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको आर्टिकल 39A याद रखिएगा। हमारे देश में जो है ना नागरिकों को यहाँ पे निःशुल्क जो है सुविधाएं, कानूनी सुविधाएं दी जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 39, वो भी याद रखिएगा। इसके बाद ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने जुड़ के जो है ना आप सभी एग्जामों के जो करंट अफेयर होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप मेंस में कैसे लिखोगे, कैसे क्वेश्चन को समझना है, तो ये सब चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लोग धीरे धीरे से ही लोग आ रहे हैं, लोग हम पे विश्वास जता रहे हैं और आगे भी जताएंगे। धन्यवाद।